शुभ संध्या, नमस्कार। आप सभी साहित्य अनुरागियों का मैं इस पावन एवं साहित्यिक महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम से जुड़ रहे सभी साहित्य प्रेमियों का हृदय से स्वागत करती हूँ। मेरे माननीय अतिथि को मेरा सत सत प्रणाम। मैं शालिनी दुबे, पुणे से काव्यांगन संचालन समिति की ओर से काव्य गंगा साक्षात्कार की इस श्रृंखला में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। काव्यांगन हिंदी के प्रचार प्रसार में समर्पित संस्था जो सन 2018 में स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी द्वारा स्थापित की गई। मैं स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने काव्यांगन के रूप में साहित्य को एक ऐसा प्रतिष्ठित मंच दिया जो निरंतर साहित्य की सेवा में लगा हुआ है। आज हम सब काव्यांगन के मंच पर शब्दों के इस सुरभित आंगन में एकत्र हुए हैं। जहां शब्दों की गूंज है वहां आत्मा का संगीत है और काव्यांगन उसी संगीत का अनंत स्वरूप है। यह वही काव्यांगन है जिसे स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी ने अपने साहित्यिक चिंतन और साहित्यिक प्रेम से स्थापित किया था। आज ये संस्था 13,000 से अधिक साहित्य प्रेमियों का भव्य परिवार बनकर हिंदी की सेवा में निरंतर अग्रसर है। काव्यांगन का प्रत्येक सदस्य, चाहे वो नवोदित हो या प्रतिष्ठित रचनाकार या केवल साहित्यिक रुचि रखता हो, काव्यांगन का ही रूप है और काव्यांगन का गौरवमयी बनाता है। आइए हम सब डॉक्टर शर्मा जी की स्मृति को नमन करते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। याद करेंगे गुणीजन क्रियाकलाप तुम्हार, हृदय बीच रह जाएगा रामकृष्ण साभार। कहना चाहूंगी, जहां शब्दों में संवेदनाएं होती हैं वहां समाज का आईना झलकता है और जहां साहित्य बहता है वह संस्कृति का प्रभाव अमर रहता है। काव्य गंगा साक्षात्कार एक ऐसा कार्यक्रम है, हम आपको साहित्य जगत की प्रतिभावान प्रतिभाओं से मिलाते हैं, ऐसी प्रतिभाशाली विभूतियों से जो साहित्यिक जमीन पर पूर्णतः प्रतिष्ठित हैं या कोमल कोपलों के रूप में आकार ले रही हैं। ज्ञान का दीपक जलाकर काव्य का आंगन सजाते, हम नए संकल्प लेकर नित्य पग आगे बढ़ाते हैं। दिवाकर चंद्रमा नक्षत्र सब कवि रूप धारे, कर रहे साहित्य सेवा काव्य निर्झरणी बहाते। तो आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम काव्यांगन के प्रबुद्ध दर्शकगण, साहित्य प्रेमियों, आज काव्यांगन के इस मंच पर हमारे साथ एक ऐसे महानुभाव उपस्थित हैं जिनका काव्यांगन के साथ अभिन्न संबंध है। काव्यांगन के वार्षिक उत्सव प्रयागराज में डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित श्री लोकेश शुक्ल जी का जीवन साहित्य और संगीत के सुरम्य संगम का उत्कृष्ट उदाहरण है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों पर कार्य करने के साथ सहायक निदेशक के पद से सेवानिवृत्ति तक आपने न केवल संगीत को जिया है बल्कि उसे प्रसारित भी किया है। मूलतः प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्मे श्री लोकेश कुमार शुक्ल जी का नाम कला जगत में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ग्वालियर घराने के स्वर्गीय पंडित राघव मणि पांडे जी के सानिध्य में संगीत की शिक्षा प्राप्त करने वाले श्री शुक्ल जी को शायरी की दुनिया में मशहूर शायर, आज के गालिब कहे जाने वाले जनाब नाजेश प्रतापगढ़ी साहब का वरद हस्त प्राप्त हुआ। जहां एक ओर श्री शुक्ल जी की गायकी में शास्त्रीयता और सुगम संगीत की मिठास मुखरित होती है, वहीं उनकी लेखनी में संदेश परक गंभीरता का गहन पुट भी मिलता है। वे मुख्य रूप से गीत विधा के समर्पित साधक हैं, जहां उनका शब्द चयन और भाव पक्ष समाज की यथार्थवादी संवेदनाओं को आईना दिखाता है। यद्यपि निरंतर व्यस्तताओं के कारण उनकी रचना का प्रकाशन पुस्तक के रूप में नहीं हो पाया है, किंतु उनके पास रचनाओं का एक समृद्ध
और जीवन संग्रह मौजूद है। अपने गीत और गजलों के माध्यम से वे मनुष्यता, सामाजिक सरोकारों और जीवन के दार्शनिक पहलुओं को बड़ी ही सरलता और गहराई से व्यक्त करते हैं। उनके गीत केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि उनके अनुभव और चिंतन का निचोड़ है, जो सुनने वालों के दिलों पर सीधे दस्तक देती है। लाल किले के ऐतिहासिक मुशायरे में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समक्ष कौमी तराना प्रस्तुत करना उनके करियर का स्वर्णिम अध्याय रहा है। आकाशवाणी महानिदेशालय द्वारा आपको सुगम संगीत के लिए एक ग्रेड आर्टिस्ट घोषित किया जाना आपकी साधना की सर्वोच्च पहचान रही है। अखिल भारतीय स्तर की संगीत प्रतियोगिताओं में विजय पताका फहराने से लेकर भारत भवन भोपाल जैसे मंचों पर नाटक का कुशल संचालन करना आपकी यात्रा अविस्मरणीय रही है। आज हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि साहित्य और जगत के ये साधक हमारे बीच हैं। आइए तालियों के साथ हम श्री लोकेश कुमार शुक्ल जी का स्वागत करते हैं। किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए माँ सरस्वती का आवाहन होना ही चाहिए। तो तुम आओ शारदे माँ, तुम आओ शारदे माँ, मेरा शब्द शब्द छूकर मेरी भावना में उतरो, मेरी साधना अधूरी मेरी कल्पना में बिखरो। मैं माँ की वंदना के लिए अपने माननीय अतिथि से आग्रह करूंगी कि माँ वीणा वादिनी के आह्वान के लिए स्वर वंदना से मंच पर प्रतिष्ठित करें। सभी श्रोताओं, दर्शकों का मैं हृदय से बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदेश हुआ है माँ की वंदना का, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ सरस्वती वंदना। जयति जनमानस विहारिणी, जयति जनमानस विहारिणी, अज्ञता तमतो महारिणी, जयति जनमानस विहारिणी, अज्ञता तमतो महारिणी, पाणिपल्लव वीणाधारिणी, पाणिपल्लव वीणाधारिणी, शारदे वरदे, शारदे वरदे, जयति जनमानस विहारिणी, अज्ञता तमतो महारिणी, जयति काव्यसुर सरिता प्रवाहिनी, काव्यसुर सरिता प्रवाहिनी, कलित कंठ सुधा प्रदायिनी, कल
ऊंचे चरण रज दे शारदे वरदे जयति जनमानस विहारिणी अज्ञता तमतो महारिणी जयति नवल स्वर संधान करमानवल स्वर संधान करमा भ्रमित जग संताप हरमा भ्रमित जग संताप हरमा सत्य शिव सुंदर समन्वय साधना वर दे शारदे वरदे जयति जनमानस विहारिणी अज्ञता तमतो महारिणी जयति मां। बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आनंद आ गया। बहुत बहुत माँ शारदे से प्रार्थना करती हूँ कि मंच पर उपस्थित हो और हमारे सभी दर्शकों के हृदय में निवास करें। आदरणीय, आप एक काव्य साधक हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया में लंबी यात्रा तय की। कविता लेखन की शुरुआत कैसे हुई और संगीत और गीत का ये रिश्ता आपके लिए क्या महत्व रखता है? आदरणीय। देखिए, मुख्यतः तो मैं संगीत से जुड़ा हुआ माँ का आशीर्वाद हूँ और मेन हमारा संगीत ही रहा, लेकिन संगीत यात्रा के साथ साथ शेरो शायरी में जो मेरा रुझान हुआ उसके लिए सबसे ज्यादा श्रेय जाता है प्रतापगढ़ के मशहूर शायर मरहूम जनाब नाजिश प्रतापगढ़ी साहब को, जिन्होंने एक मुशायरे में जो कि उन्हीं के द्वारा आयोजित था, मैंने उसमें फैज अहमद फैज की गजल पेश की थी। उसको सुनने के बाद वो इतने अधिक प्रभावित हुए, इतने मुतासिर हुए कि मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटे, क्या आप मेरी गजलें गाएंगे? तो हमने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, आप आदेश करें और बिल्कुल गाएंगे। तो एक नया सिलसिला शुरू हुआ उनके घर आने जाने का। तब तो मैं बच्चा था, पिताजी हमारे साथ हमेशा साथ साथ खड़े रहते थे, ऐसे आयोजनों से उनको ऊर्जा मिलती थी और वो उनके साथ मैं उनके यहाँ जाने लगा। तो एक नई शुरुआत हुई काव्य लेखन की, गजल लेखन की, गीत लेखन की, और इस तरीके से वो दूर दूर तक मुझे मुशायरों में ले जाते थे। ऑल इंडिया मुशायरा हो चाहे इंडो पाक मुशायरा हो, तो ऐसे सिलसिला शुरू हुआ। क्षमा चाहूंगी, उसकी 2 लाइन भी गुनगुना दीजिए तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। क्या कौमी तराने की? जी हाँ, कौमी तराना मैं सुना रहा हूँ। ये मैंने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 24 जनवरी 1984 को लाल किले में आयोजित इंडो पाक मुशायरे में पेश किया था। ये नाजी साहब का लिखा हुआ कौमी तराना है, जो कि एक अमर रचना, अमर कृति है। जी। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे। आंधी के कदम रोकेंगे, तूफान से लड़ेंगे,
आंधी के कदम रोकेंगे, तूफान से लड़ेंगे, रश्काए जमाने को कुछ इस तरह जिएंगे। हम हाथों में डाले हुए जब हाथ चलेंगे, हम हाथों में डाले हुए जब हाथ चलेंगे, जो टूट न सकती हो वो जंजीर बनेंगे। बहुत सुंदर। हम एक रहेंगे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक रहेंगे, हम एक बहुत रहेंगे। सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे तो ये आदरणीय 5 स्टेंजा का कौमी तराना है, लेकिन अब समय का संकोच है, इसलिए एक ही जी, स्टेंजा सुना रहा हूँ। सुना करके बहुत मैं सुंदर था। आगे क्या मार्ग मेरा प्रशस्त करता दूसरा हूँ। प्रश्न है आदरणीय की पंडित राघवमणि पांडे जी और जनाब नाजिश प्रतापगढ़ी साहब जैसे दिग्गजों का सानिध्य मिलना अपने जी, आप में एक उपलब्धि है। उनके बहुत बड़ी। व्यक्तित्व का आपकी कला पर क्या गहरा प्रभाव पड़ा? साथ ही हमारे दर्शकों को अपने मनपसंद कविता भी साझा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा आदरणीय। ये उन दोनों व्यक्तित्वों का मेरे जीवन पर, मेरी संगीत और साहित्यिक यात्रा पर बहुत गहन प्रभाव पड़ा। जहां हमारे शास्त्रीय गुरु पंडित राघवमणि पांडे जी ने स्वरों को मांझ करके, हमको तराश जी, करके निखारा, उस स्वर को जगाया माँ सरस्वती की कृपा से। जी, और जब नाजिर साहब का उसको सानिध्य मिला, तो नाजिर साहब कहा करते थे कि भाई मैं तो नज्मों का शायर हूँ, जो कि गद्य परक होता है, लेकिन जी, आज सही मायनों में हमारी गजलों को सही स्वर मिल जाने की वजह से अब मैं गजलें भी लिखूंगा। और गजलें लिखना नज्मों के शायर के लिए तो बाएं हाथ का खेल है, जैसे पंडित भीमसेन जोशी भजन गाएं। तो गजब। एक प्रकार से इन दोनों व्यक्तित्वों का प्रभाव हमारे इस जीवन यात्रा में बहुत गहनता से पड़ा, और मैं सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया इन दोनों के आशीर्वाद से। और गीत आपने कहा है, तो गीत आपको सुनाता हूँ। नई रश्मियाँ आए आए, नई रश्मियाँ आए, हाँ, नई भूमि हो, नया गगन, हाँ, नई भूमि हो, नया गगन, नव क्षितिज, नवीन दिशाएं, नई रश्मियाँ आए आए, नई बहुत सुंदर। रश्मियाँ आए, नव कलियाँ अब गुंठन खोले, नव कलियाँ अब गुंठन खोले, पक्षी नए स्वरों में बोले, वन वन नवल समीरण डोले, नवन वन वन नवल समीरण डोले, नव प्रसून लहराए, नई रश्मियाँ आए बहुत सुंदर। आए, नई रश्मियाँ आए, नव नक्षत्र लोक से चल कर, नव नक्षत्र लोक से चल कर,
उतरे नव मानव पृथ्वी पर, खुले द्वार पर द्वार नवल तर, खुले द्वार पर द्वार नवल तर, नित नव हो सीमाएं, नई रश्मियां आए, नई भूमि हो नया गगन नव क्षितिज, नवीन दिशाएं, नई रश्मियां आए। बहुत सुंदर आदरणीय। धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न है कि लाल किले के इंडो पाक मुशायरे का वह पल जी। जब आप श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सामने कौमी तराना पेश कर रहे थे, वो अनुभव आज भी आपके जहन में कैसे जीवित है? क्या आप हमारे दर्शकों को उसमें से कुछ पंक्तियां सुनाना चाहेंगे? अभी कौमी तराना सुनाया था मैंने, जो कि मैंने वहां पेश किया था, लेकिन वहां जाना मुझे एक स्वप्नवत लगता है। ऐसी महफिल या ऐसी सभा, काव्य सभा मैंने अपने जीवन में नहीं देखी थी। इंदिरा जी की पूरी कैबिनेट मौजूद थी, हर केंद्रीय मंत्री मौजूद था, उपराज्यपाल दिल्ली तत्कालीन श्री जगमोहन साहब चीफ गेस्ट थे, इंदिरा जी अध्यक्षता कर रही थी, प्रधानमंत्री जी, और एक एक शायर जब मंच पे जा रहा था तो सूचना प्रसारण मंत्री बसंत साठे साहब उसको एक एक गुलाब की कली पकड़ाते और स्वागत करते उसको मंच पर भेज रहे थे। तो नाजिर साहब के पीछे पीछे मैं भी था, और मैं सबसे कम उम्र का बच्चा और छात्र जीवन रहा। तो हमारी उम्र देख करके उन्होंने कहा, अरे अच्छा आप, अरे वाह आप भी शायर हैं। तो मैंने केवल सलाम कर लिया और मंच पे पहुंचा, और अली सरदार जाफरी साहब निजामत कर रहे थे, संचालन कर रहे थे। रात 1:30 बजे जब नाजिर साहब का नंबर आया तो उन्होंने माइक पे कहा कि मेरी तबीयत नासाज है, मेरा भतीजा मेरा कौमी तराना पढ़ेगा। मेरा नाम भी नहीं लिया था। तब मैंने ये कौमी तराना वहां से पेश किया था। और उस समय दिल्ली से एक शमा मैगजीन शाया होती थी, प्रकाशित होती थी, जो कि खाड़ी देशों तक जाती थी। उसमें आदम कद हमारी फोटो छपी और ये लिखा था नीचे कि नाजिर साहब के भतीजे उनका कौमी तराना पेश करते हुए। तो अगले दिन कमानी ऑडिटोरियम में भी 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर मुशायरा था, उसमें भी मैं गया था। फिर वो 12 मार्च डेट फिक्स होती थी। हर साल दिल्ली में डीसीएम का मुशायरा होता था, वो भी इंडो पाक मुशायरा होता था, उसमें भी वो ले गए। और उसी के बाद उनकी तबीयत खराब हुई, अल्सर से पीड़ित थे, बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में एडमिट हो गए लौट करके। फिर 10 अप्रैल 1984 को वो इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए। उनका जाना बहुत खला। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, जन्नत अता करे, बस मेरी यही प्रार्थना और कामना है। मेरा अगला प्रश्न है, आदरणीय के दशकों तक आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों पर कार्यरत रहने के दौरान आपने भारतीय संगीत को बदलते देखा है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक जमाना था आकाशवाणी में बड़े बड़े कलाकार, नामचीन कलाकार। पहले तो बनारस, बहुत बाद में आकाशवाणी केंद्र वहां स्थापित हुआ। पहले बनारस के जितने बनारस घराने के कलाकार थे सब आकाशवाणी इलाहाबाद ही आते थे रिकॉर्डिंग कराने, चाहे किशन महाराज हो, चाहे पंडित महादेव प्रसाद मिश्र हो, चाहे गुदई महाराज हो, बेगम अख्तर साहिबा, बिस्मिल्लाह खां साहब, ये सब आकाशवाणी आते थे। और एक वो भी वक्त था जो कि एक इतिहास हो गया अपने आप में। और फिर धीरे धीरे समय के परिवर्तन के अनुसार डिजिटलाइजेशन हो गया, सब ऑनलाइन और कंप्यूटराइज्ड बेस्ड स्टूडियोज हो गए, और इसमें तकनीक का बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ। तो
इसमें भी दक्ष लोगों की आवश्यकता थी। पहले हम लोगों को दक्ष किया गया कि भाई कंप्यूटराइज्ड कैसे उसको हैंडल करेंगे स्टूडियो को। तो जी ये सब अनाउंसर्स को बताया गया कि भाई कैसे आप प्रसारण करेंगे। पहले एक टेप होता था जो कि जी वो उसकी रील होती थी, उसमें रिकॉर्डिंग होती थी, लोग जी याद करके मशीनें ले जाते थे। फिर धीरे धीरे अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है, तो अब बहुत सहूलियत से वो इतना भार बक्सा ढोने से की तुलना में बहुत आसानी से अब रिकॉर्डिंग बहुत वगैरह, जी स्थल रिकॉर्डिंग वगैरह बाहर में ओबी बेस्ड रिकॉर्डिंग्स वगैरह होने लगी हैं। तो ये तकनीक का बदलाव है। जी। मेरा अगला प्रश्न है आदरणीय कि आपने कहा कि आप संदेश परक गंभीर विधा में गजलें लिखते हैं। जी आपके गीत और गजलों का मुख्य फलसफा क्या है? क्या आप हमारे दर्शकों को अपनी किसी नई गजल से रूबरू कराएंगे? बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे। एक छोटे बहर की गजल है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल। लज्जत दर्द बताऊं किसको, लज्जत दर्द बताऊं किसको, लज्जत दर्द बताऊं किसको, लज्जत दर्द बताऊं किसको, रूह के जख्म बहुत सुंदर। दिखाऊं किसको? किसको, रूह के जख्म दिखाऊं किसको, अब कोई ख्वाब सलामत न रहा, अब कोई ख्वाब सलामत न रहा, अपने पलकों पे सजाऊं किसको, अश्क आंखों में न दिल में है लहू, अश्क आंखों में न दिल में है लहू, हो अंधेरा तो जलाऊं किसको, हो अंधेरा तो जलाऊं किसको। मक्ते का शेर सुन लीजिए। न तो महफिल न वो अब दौर रहा, बहुत न सुंदर। तो महफिल न वो अब दौर रहा, गजले लो केश सुनाऊं किसको, गजले लो केश सुनाऊं किसको, रूह के जख्म दिखाऊं किसको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक आदरणीय, यू सुन के मजा आ गया। आपने अपने शुरुआती दौर में जी। अनेक अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वो कंपटीशन का दौर और आज के डिजिटल दौर में कलात्मकता में क्या अंतर पाते हैं आदरणीय? ये बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। अब तो
पहले संगीत प्रतियोगिताओं में मेरे गुरुजी की इच्छा होती थी कि मैं हर विधा में आवेदित करूं, और हर विधा में वो हमको फॉर्म भरवाते भी थे। और ये उनका आशीर्वाद, माँ सरस्वती की कृपा, कि हर एक विधा में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ऐसा अक्सर हुआ, कई बार हुआ। इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में भी, राज्य स्तर में भी और नेशनल लेवल पर भी हमने विश्वविद्यालय का नाम किया और शास्त्रीय संगीत का प्रस्तुतिकरण किया। और आजकल तो बड़ा, पहले जो एक लगन भाव से, एक लगनयता से सीखना चाहता था शिष्य, और गुरु उसको सिखाते भी थे। लेकिन आज के दौर में ये मैंने परिवर्तन पाया है कि लोगों में बड़ी जल्दबाजी हो गई है। बहुत जल्दी नाम कमाना चाहते हैं, फेम कमाना चाहते हैं कि मैं कितनी जल्दी सीख लूं। और लेकिन ये ऐसी विधा है संगीत जो कि सुनने में तो बहुत हल्की फुल्की लगती है, लेकिन उसमें गहराई में जाइए तब समझ में आता है कि कितनी गंभीरता है या कितने धैर्य की जरूरत होती है इसको सीखने में, इसको आत्मसात करने में, इसको अंगीकार करने में। बहुत समय और धैर्य पूर्वक इसको सीखा जा सकता है, जल्दबाजी से नहीं। आजकल के जमाने में लोग शॉर्टकट अपनाते हैं कि कितनी जल्दी मैं सीख लूं, कितनी जल्दी मैं नाम कमाऊं या विश्व क्षितिज पर छा जाऊं। तो वो ये फर्क आया है पहले और अब में। जी, मेरा अगला प्रश्न है आदरणीय कि प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के आगमन पर मंच साझा करने से लेकर बड़े रंगकर्मियों के साथ काम करने तक कोई ऐसा क्षण जो आपके दिल के सबसे करीब हो? एक समय था कि जब प्रतापगढ़ में चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी जी का आगमन हो, चाहे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी का आगमन हो, तो मैं ही राष्ट्रगीत प्रस्तुत करता था मंच से, तब उनका भाषण होता था। चाहे इफ्को फूलपुर में इंदिरा जी आई हो, प्रयागराज में, चाहे प्रतापगढ़ में आई हो, चाहे राजीव जी काला कांकर आए हो या जनपद प्रतापगढ़ में आए हो, हर जगह हमारे ही राष्ट्रगीत से, राष्ट्रगान से उनकी मीटिंग्स की शुरुआत होती रही है। और ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे ऊंचे ऊंचे मंचों पर मुझे मंच शेयर करने का अवसर मिला। और दूसरा क्या प्रश्न था, अब दिमाग से निकल रहा है, आप फिर से बतावें। रंग कर्मियों के साथ काम करने तक कोई ऐसा छोड़ जी मैं जो आपके दिल के सबसे करीब हो? जी, आकाशवाणी दूरदर्शन ज्वाइन करने से पहले मैं 5 वर्षों तक, 5.5 वर्षों तक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में भी मैंने सेवाएं दी। और उत्तर मध्य क्षेत्र जैसा कि नाम से ही प्रकाशित है कि पूरा उत्तर मध्य भारत आता था, जिसमें 6 राज्य सम्मिलित थे, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, तब केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली। ये 6 राज्य आते थे। तो नीरू नंदा जी आईएएस वहां के डायरेक्टर होते थे, तो नीरू नंदा जी निदेशिका थी। तो उन्होंने कहा कि लोकेश, भारत भवन जाना है, वहां हबीब तनवीर साहब, रतन थियाम साहब, भानु भारती जी और ऐसे ऐसे दिग्गजों के नाटकों का मंचन होना है और आपको उसका मंच संचालन करना है। तो मैं दिल्ली गया था किसी और काम से, अंग्रेजों भारत छोड़ो वो 1942 वाली वो लाल किले का, उसमें हम लोगों का शो था लाइट एंड साउंड का। तो वहां से मैंने तैयारी की कि अब तो सब आयोजन हो गया, अब मैं घर चलूं, इलाहाबाद चलूं, लौटूं प्रतापगढ़। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको सीधे मालवा एक्सप्रेस का ये टिकट है, भोपाल जाना है और वहां अखिल भारतीय नाट्योत्सव जो कि भारत भवन भोपाल में आयोजित था उसमें जाना है और आपको संचालन करना है। तो वहां आप समझिए कि अर्जुन सिंह चीफ मिनिस्टर एमपी, सुंदरलाल पटवा जी और राजमाता विजय राजे सिंधिया जी, ऐसे ऐसे दिग्गज आए हुए थे नाटक देखने। तो ऐसी जगह जा करके मैंने वो मंच संचालन किया और ऐसी ऐसी नाट्य प्रतिभाओं से मिलने का सुअवसर मिला जिन्होंने
जिनका आशीर्वाद भी मिला और बिल्कुल एक नई संभावनाएं भी दिखी। तो ये बहुत अच्छा रहा हमारे इस जीवन मेरा यात्रा में। ये प्रश्न है कि माननीय आदरणीय के ए ग्रेड आर्टिस्ट का सम्मान मिलना आपकी दशकों की साधना का प्रतिफल है। जी एक जी जी। कलाकार के लिए सम्मान का क्या महत्व होता है आदरणीय? कलाकार तो सम्मान का ही भूखा होता है, चाहे साहित्यकार हो चाहे कलाकार हो। तालियों की गड़गड़ाहट से वो एक नई ऊर्जा का उसमें संचार होता है। और अगर कलाकार सम्मानित हो रहा है, चाहे अकादमिक रूप से, चाहे उपाधि के माध्यम से, चाहे ग्रेड के माध्यम से, तो ये सम्मान अगर मिलता है तो उसको लगता है कि मेरी साधना कुछ हद तक सफल रही और हमारा तभी ये उचित सम्मान मिला है। तो सम्मान तो बहुत जरूरी है। एक अन्योन्याश्रित है ये कलाकार और सम्मान, कला और सम्मान तो एक दूसरे पर निर्भरता है इन लोगों की। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सम्मान होना चाहिए अगर उसके योग्य वो कलाकार या साहित्यकार, जी। तो तो अच्छी बात। मेरा एक प्रश्न और ये है आदरणीय की आज के युवा कलाकार जो जी संगीत और साहित्य दोनों में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, जी। उन्हें आप क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? साथ ही अगर आप इस पर कोई कविता सुना सकें तो जी मंच धन्य हो जाएगा। तो आदरणीय पहले मैं बता दूं कि पहले कविता सुना दूं तब बताऊं? आप पहले जो आपको अच्छा लगे। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि शॉर्टकट नहीं चलता, चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे साहित्य की फील्ड हो, चाहे संगीत की फील्ड हो, चाहे कला की फील्ड हो, कोई ललित कला की फील्ड हो, तो उसमें देखिए धैर्य और समय बहुत शाइस्तगी के साथ, बहुत धीरज से उसको, उस यात्रा को करना चाहिए। एक उसको पूजा माननी चाहिए मेरे हिसाब से। ये आराधना है, ये साहित्य साधना हो चाहे संगीत की साधना हो, ये माँ का आराधन है। तब माँ का आशीर्वाद मिलता है, गुरुओं की कृपा होती है। तो जी इसमें शॉर्टकट ना अपनाएं और न जी। तो धीरज खोएं। एक न एक आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, मेहनत जरूर जी। रंग लाती है, ये गलत नहीं कहा हुआ है। तो हम्म, शॉर्टकट ना अपनाते हुए धैर्य पूर्वक उसकी गंभीरता को समझें, उसको समझे। आत्मसात करें, आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, तब जाकर के कुछ हासिल होगा। ऐसे जी, हड़बड़ाने से, जल्दबाजी से, शॉर्टकट अपनाने से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि आप समय खोएंगे और आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, आपका ही नुकसान होगा, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो मैं आपको कविता सुनाता हूँ। जी हाँ, अपनी कोई रचना हम लोग के और हमारे दर्शकों को सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय। गीत गजल कोमल है कितने, गीत गजल कोमल है कितने, छंदों की गहराई है, कविता कानन महक उठा है, कविता कानन महक उठा है, झूम रही पुरवाई है, गीत गजल कोमल है कितने, प्राची ने घूंघट पट खोला, प्राची ने घूंघट पट खोला, प्राची ने घूंघट पट खोला, भावों का श्रृंगार किए, फूक रही शाखों पर कोयल, फूक रही शाखों पर कोयल, महक उठी अमराई है, गीत गजल कोमल है कितने, मंगल कुमकुम
बरस रहा है, मंगल कुमकुम बरस रहा है, रवि किरणों के मंडल से, वन उपवन अंबर विहसा है, वन उपवन अंबर बिहसा है, कली कली गदराई है, गीत गजल कोमल है, कितने छंदों की गहराई है, गीत गजल कोमल है कितने। बहुत सुंदर आदरणीय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आपसे पूछना चाहूंगी कि आधुनिक तकनीकी सोशल मीडिया द्वारा चलाए जा रहे जी काव्य पटलों के बारे में आपके क्या विचार हैं? साहित्य को इससे कुछ लाभ होगा? समय का ध्यान रखते हुए संक्षिप्त में अपनी राय हमारे दर्शकों को बताइए जी आदरणीय। जी जी बिल्कुल होगा। और ये ऑनलाइन जो काव्य पटल पर कभी गोष्ठियां होती हैं, परिचर्चाएं होती हैं, संवाद होते हैं या साक्षात्कार होते हैं, इससे अनगिनत लोग जुड़ते हैं। ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जी सुधी लोगों को जोड़ने का, जो इसमें अभिरुचि रखते हैं उनको जोड़ लेने का एक उचित और सबल प्रबल माध्यम है। जी वो बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी खर्च सजावट के ये काम भी हो जाता है और लोग ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल जुड़ भी जाते हैं। जुड़ तो भी ये जाते बहुत अच्छी बात है, इसका मैं भविष्य सुखद देख रहा हूँ। हैं। जी धन्यवाद। चलते चलते आदरणीय मैं चाहूंगी कि मेरे दर्शकों को अपनी वो खूबसूरत गजल मैंने भी जीवन देखा है कि अच्छा, 2 लाइन सुना दीजिए आदरणीय। ये गीत है, गीत है, गजल नहीं है, गीत है ये। मैं सुनाता हूँ। मैंने भी जीवन देखा है, मैंने भी जीवन देखा है, आज उनकी पलकों में मैंने कोई अपनापन देखा है, मैंने भी जीवन देखा है, मैंने भी जीवन देखा है, नैनों में नैनों की छाया, मन में कोई आन समाया, उनकी अंगड़ाई में मैंने एक आधार छिपा देखा है, मैंने भी जीवन देखा है, मैंने भी जीवन देखा है, आज मुझे कुछ देने आए, किंतु मुझे कुछ कह ना पाए, आज ढलकते से आंचल में कुछ उपहार छुपा देखा है, मैंने भी जीवन देखा है, मैंने भी जीवन देखा है। अंतिम बंद है। उनकी चितवन आज लजाए, मन की बात कही ना जाए, आज जवानी में मस्ती का एक संसार छुपा देखा है, मैंने भी
जीवन देखा है मैंने भी, जीवन देखा बहुत सुंदर बहुत आदरणीय। बहुत पर मैं चाहूंगी, अभी हम लोग का दिल भरा नहीं आपके गीत और गजलों से, उपहार के तौर पर एक कोई गीत या गजल 2 लाइन अच्छा और सुना दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सुना रहे हैं। एक गीत सुनाता हूँ। जी। आज कोई आ रहा है, आज कोई आ रहा है, बीन में नव तार लेकर, बीन में नव तार लेकर, तार में झलकार देकर, क्षितिज के उस पार कोई, क्षितिज के उस पार कोई मधुर राग बजा रहा है, आज कोई आ रहा है, आज कोई आ रहा है। आप हंस जग को हंसाने, आप हंस जग को हंसाने, प्रेम की दुनिया बसाने, पार तम के आज कोई, पार तम के आज कोई देख लो मुस्का रहा है, वाह, आज बहुत सुंदर। कोई आ रहा है, आज नव संवाद लेकर, आज नव संवाद लेकर, आज दिल आजाद लेकर, आज अपना गीत कोई, आज अपना गीत कोई मुक्त स्वर में गा रहा है, बहुत सुंदर। आज कोई आ रहा है, आज कोई आ रहा है। बहुत सुंदर आदरणीय। मन तो कर रहा है कि हम लोग बस सुनते ही जाएं, पर समय का अभाव है। जी जी, आपकी गीत और गजल बहुत ही सुंदर लगती है हमारे दर्शकों को। थैंक यू। आपकी पुस्तक निश्चित जल्द ही प्रकाशित होगी, काव्यांगन के सभी सदस्यों को विश्वास है। आपका क्या विचार है प्रकाशन के बारे में आदरणीय? हाँ नहीं, अभी कुछ ही समय पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ। अब तक तो ऑफिस की जिम्मेदारियों और कार्यों का बोझ रहा। अब फ्री हुआ हूं तो इस पर जरूर विशेष ध्यान दूंगा कि नहीं, कुछ बिल्कुल। सामने आनी चाहिए बात, तस्वीर, है ना। तो इस पर विशेष केंद्रित करूंगा अपने ध्यान को। नहीं, आप प्रकाशन के बारे में जरूर सोचिए जी जी आदरणीय। जी जी। आप और अपनी कोई 2 लाइन गजलों की भी हम लोग को सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा आदरणीय। लबों से जाम तलक फासला बढ़ा देगी,
लबों से जाम तलक फासला बढ़ा देगी मेरी हयात भला मुझको और क्या देगी चलो के दिल ही जलाए रहे तमन्ना में चलो के दिल ही जलाए रहे तमन्ना में चिराग जो भी जलेगा हवा बुझा देगी चिराग जो भी जलेगा हवा बुझा देगी मेरी हयात भला मुझको और क्या देगी लबों से जाम तलक फासला बढ़ा देगी। बहुत सुंदर आदरणीय। अब मैं चाहूंगी कि आप मेरे दर्शकों को कोई भी संदेश देना चाहते हैं आदरणीय। दर्शकों को तो मैं सबसे पहले मैंने इसीलिए स्वागत किया कि दर्शक प्रणम में हैं और कोई भी लोकप्रिय इन्हीं की तालियों से ही होता है, इन्हीं के साधुवाद से होता है, इन्हीं के आशीर्वाद से होता है। तो मैं इतना बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं हो कि मैं कोई संदेश दे रहा हूं, लेकिन मैंने जो अब तक अपनी साहित्यिक सांगीतिक जीवन यात्रा से कुछ सीखा या कुछ तजुर्बात हासिल हुए, तो मेरा यही कहना है नई उम्र के लोगों के लिए कि धैर्य से जो भी कार्य करें धैर्य पूर्वक करें, शीघ्रता न करें, उसको समझें, सीखें, अमल करें और गुने बुने मनन करें, चिंतन करें, तब कुछ जाकर के हासिल होगा। शीघ्रता या जल्दबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। हम अपना और अगले का समय ही खराब करेंगे, अपना भविष्य चौपट करेंगे। तो ये मैंने जो कुछ पाया है ये इन्हीं रास्तों से गुजर करके पाया है, जिसमें धीरज और समय का कोई बंधन नहीं था और धैर्य पूर्वक मैंने वो सीखा, समझा और उसको ग्रहण किया है। बात के बाद में वक्त ही निकल गया, नया वक्त आया, पुराना निकल गया, देखते ही रह गए न जाने किधर गया, अभी की बात थी वक्त ही गुजर गया, समय रुकता नहीं। एक शेर याद आ गया आपकी इस बात से कि देखते ही रहे अपनी जंजीर हम, देखते ही रहे अपनी जंजीर हम, उड़ने वाले कफस भी उड़ा ले गए। तो ये समय की उड़ान बड़ी प्रबल और बड़ी सबल होती है कि पता ही नहीं चलता कि कब क्या हुआ, समय ऐसे गुजर जाता है। समय रुकता नहीं, आज भी समय अपनी अबाध गति से चल रहा है, न जाने कब आपके साथ आज भी इसकी गति को हम महसूस नहीं कर पाए। वक्त की अपनी गति है और साहित्य की अपनी अमरता। आज लोकेश कुमार शुक्ल जी के साथ शब्दों की इस गंगा में डुबकी लगाकर मन प्रफुल्लित हो गया। आपका हृदय की गहराइयों से आभार। आपने अपने व्यस्त समय से कुछ पल साहित्य के इस आंगन को दिया। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी उपस्थिति ही हमारी ऊर्जा है। साथ में आभार व्यक्त करूंगी काव्यांगन संचालन समिति का, जिनके अथक प्रयास काव्यांगन को साहित्य जगत में एक नई दिशा दे रहे हैं। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे नए चेहरे और नई रचनाओं के साथ। तब तक काव्यांगन से जुड़े रहें और साहित्य की इस ज्योति को जलाए रखें। मैं शालिनी दुबे
जल्द ही आती हूँ नए साहित्यकारों के साथ काव्य की गंगा बहाने को आपके अपने मंच पर। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार।